नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए सोशल साइंस का ये हम लोग सेकेंड सेट करेंगे। कौन सा सेट करेंगे? सोशल साइंस का दूसरा सेट करेंगे। इससे पहले जो है सोशल साइंस का पहला सेट कंप्लीट हो चुका है। उसके दो पार्ट हैं, एक में 140 क्वेश्चन और दूसरा में भी 140 से 80 क्वेश्चन। और जितना भी आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी हो गया, उसके बाद साइंस है, मैथ्स है, वो आपको उसका दो सेट कंप्लीट किया जा चुका है। मतलब 200 क्वेश्चन सारा का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया जा चुका है। तो आप पहले जा करके उसको देख लीजिए, क्योंकि आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी परीक्षा में जो है बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहीं से निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। ये जो है आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लाया जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा या कोई भी जानकारी होगी तो सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। ये जो है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का दूसरा सेट है। इससे पहले हमने पहला सेट कंप्लीट कर लिया है और दूसरा सेट का ये पहला पार्ट होगा। इसमें हम लोग जो है 140 क्वेश्चन तक कवर करेंगे और इसके जस्ट बाद जो है हम लोग दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें 40 से 80 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। ये जो है पहला सेट होगा। आज हम लोग पहला क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन के नाम से नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा। तो नेपोलियन संहिता के बारे में पूछ रहा है कि किस वर्ष लागू की गई। आपके ऑप्शन है ए 1804 ईस्वी में, बी 1791 ईस्वी, सी 1799 और डी है 1805 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन सही है। मतलब नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में लागू की गई। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी के बारे में पूछा जा रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। आपके ऑप्शन है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी है नाविक। तो गैरीबाल्डी साहब जो थे वो पेशे से नाविक थे। क्या थे? पेशे से नाविक थे। याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। आपके परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में निश्चित रूप से इसे शेयर करिए। और आपके स्कूल का अगर कोई ग्रुप है जिसमें बोर्ड एग्जाम वाले सभी छात्र हैं, मतलब 10th के सभी छात्र हैं, उस ग्रुप में भी आप शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव का पूर्ण तरीके से तैयारी कराया जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त, एक भी रुपया नहीं लिया जाता आप लोगों से। आप यही चीज़ कहीं किसी टीचर के पास, किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग में जाएंगे तो आपको इसके लिए 500-1000 रुपया चार्ज किया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ फ्री मिल रहा है। तो आप लोग फ्री का लाभ खुद तो लीजिए और दूसरों को, मतलब आप जो गुरु दक्षिणा देंगे उसके लिए सिर्फ आप शेयर कर दीजिए, वही आपका गुरु दक्षिणा हुआ। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और कोई चीज़ आपको कोई ऐसी आवश्यकताएं हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो सीरीज चल रहा है इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला? आपकी परीक्षा में आपको 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और जिस विद्यार्थी को सभी सब्जेक्ट में 50 ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स आता है, उसको हमारी संस्था की तरफ से 5G फ़ोन गिफ्ट किया जाएगा। और आपको हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, इंस्टीट्यूट में भी बुलाएंगे और आपसे बातें भी करेंगे। यूट्यूब पे वो वीडियो हम डालेंगे भी। तो आप हमसे बात करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 50 में 50 मार्क्स लाना पड़ेगा और आपके लिए 5G फ़ोन तैयार है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? चलिए, इटली और जर्मनी का तो छोड़िए, हमारा जो देश है भारत, वो किस महादेश के अंतर्गत आता है? आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए कि आप जिस देश में रहते हैं भारत में, ये जो हमारा हिंदुस्तान है वो किस महादेश में पड़ता है, ये मुझे आप कमेंट करेंगे। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। देखिए, इटली और जर्मनी एक
यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो ये यूरोप महादेश में पड़ता है। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि दुनिया में, विश्व में जो है कितने महादेश हैं। महादेश का कहने का मतलब जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। इसी तरह से दुनिया में कितने महादेश हैं और कितने महासागर हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए ये एक लड़का बोल रहा है कि सर जो ये है कितने जो है सागर हैं, महासागर हैं। तो एक क्या बोल रहा है कि सर एक गाना सुने हैं, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, ना कहा 7 समुंदर पार। तो इसको लगता है कि 7 जो है वो समुद्र है, ऐसा नहीं है। तो वो मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए 4 नंबर देखते। कह रहा है कि यूरोपियन समाजवादी कौन था। यूरोप में जो है यूरोपियन समाजवादी कौन था। आपके ऑप्शंस है लुई ब्लॉन्ग, बी है सेंट साइमन, सी है कार्ल मार्क्स और डी है रॉबर्ट ओवन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है। 4 का जो आपका कार्ल मार्क्स, इन्हें जो है कार्ल मार्क्स को यूरोपियन समाजवादी कहते हैं। वॉर एंड पीस किसकी रचना है। आपके 5वां नंबर का क्वेश्चन है, एक पुस्तक है वॉर एंड पीस, इसकी रचना किनके द्वारा की गई है, मतलब किसकी रचना है। आपके ऑप्शन से ए कार्ल मार्क्स, बी है टॉल्स्टॉय, सी है दोस्तोवस्की और डी है एंजेल्स। तो ये जो है आपका टॉल्स्टॉय की रचना है, याद रखेंगे। ये वॉर एंड पीस बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, आपको हर जगह ये देखने को मिल जाएगा। आप इसमें VVI लगा सकते हैं, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। याद रखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल्शेविक क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो भी आपके बोर्ड परीक्षा में। तो आप इसको भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे तो झूलेंगे। बोल्शेविक क्रांति आपके ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905 ईस्वी। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो नवंबर 1917 में हुआ था, आप इसे नहीं भूलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन मतलब ये हिंद चीन के क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन थे, जॉर्ज बुश थे और रूजवेल्ट थे। 7। तो ये जो है निक्सन के समय हुआ था। कह रहा है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था। आपके प्रश्न है वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शंस है 1910 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1922 ईस्वी और डी है 1926 ईस्वी। तो आपका जो सबसे सही उत्तर है 1914 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है, आप सुने होंगे ना गांधी जी के बारे में। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, एक जो है गीत है, आप सुने होंगे। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी गांधी जी ने। आपके ऑप्शन है 1895 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1915 और 1916 ईस्वी। तो आपका सही ऑप्शन जो है 1916 ईस्वी, याद रखेंगे इसे। 9 का जो है डी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो अभी आप कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए 1885, बी 1890, सी है 1895 ईस्वी और डी है 1900 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी को की गई थी और जब स्थापना हुई थी उस समय 72 सदस्य इसमें भाग लिए थे। चलिए 10 का ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ये हिंदुस्तान रिव्यू के बारे में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। आपके ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा,
बी है श्री कृष्ण सिंह, सी है मजरुल हक और डी है सच्चिदानंद सिंह। तो 11 का जो आपको सही ऑप्शन है, रामकृष्ण वर्मा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1838 ईस्वी, बी 1858, सी 1881 ईस्वी और डी है 1911 ईस्वी। तो आपका 12 का जो है सी ऑप्शन सही है, 1881 ईस्वी भारत के लिए पहला राष्ट्र फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, ये क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही है, याद रखेंगे बच्चों, इसे भूलेंगे नहीं और जो भूलेंगे तो झूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं और खुद देखेंगे, अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे, मतलब शेयर करेंगे। और वीडियो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, सर आते हैं मेहनत करके बरबरा के चले जाते हैं और आप लोगों को कोई असर ही नहीं पड़ता, ना दोस्तों को शेयर करते हैं और ना ही वीडियो लाइक करते हैं। वीडियो लाइक भी करिए, है कि नहीं? आप हमारे बच्चे हैं, हमारे छात्र हैं, तो आपको इतना तो करना ही है, आप वीडियो लाइक करिए। कि देखिए आप लोग जो लाइक करते हैं और प्यारा सा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। हमको लगता है कि जो हमारे छात्र हैं उनको हमारे मेहनत जो द्वारा किया गया मेहनत का अच्छा परिणाम मिल रहा है, अच्छा फल मिल रहा है और उसके काम का है, तो हमारी भी एनर्जी दोगुनी हो जाती है और हम दोगुने एनर्जी से आप लोगों के लिए काम करते हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से ये काम करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल एक बार सब्सक्राइब करिए। चलिए कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आप लोग आते हैं, वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ये बिना मतलब का भोजपुरी गाना रहेगा खेसारी लाल यादव का, तो एकदम तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। और हम तो गायक हैं नहीं कि हम आपको गाना गा के सुनाएं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बातें बहुत हो गई। कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट ओवन ने, बी लुई ब्लॉन्क ने, सी कार्ल मार्क्स ने और डी है लाला लाजपत राय ने। कौन वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने, इन्होंने ही किया वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन। याद रखेंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपको पूरे लाइफ में जब तक जॉब नहीं हो जाती है, जॉब के बाद तो पढ़ाई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पीछा हमेशा धरा रहेगा, इसलिए आप इसे ही इस तरह से याद कर लीजिए कि इसको न पीछा करने की ज़रूरत होगी, ना आपका कोई कभी पीछा करेगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1848 ईस्वी, बी 1881 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। तो आपका 14 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है, 1920 ईस्वी। मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे। कह रहा है कि आधुनिक भारत के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। जो हमारा आधुनिक भारत है इसका जो उदय हुआ है, इसका इतिहास लगभग कितना पुराना है? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष और 800 वर्ष। आपका ये जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है? कितना वर्ष पुराना है? तो 200 वर्ष। इसे आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 16 नंबर कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। 16 का जो है आपका ए ऑप्शन सही है। मतलब सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी का मतलब होता है जैसे बंधुआ मजदूर सब नहीं होता, किसी के अंदर रह के काम करना,
तो उस तरह की व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था में क्या होता है, प्रगतिशील प्रवृत्ति होती है। तो आपका 16 का जो है ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1945, बी 1947, सी 1940 और डी है 1952 ईस्वी। तो आपका जो सही आंसर है ये 1944 ईस्वी, मतलब 17 का सी ऑप्शन सही है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। 1990 के दशक, 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में और डी है 1980 के दशक में। 18 इसका जो सही आंसर है वो आपका ए, मतलब 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। चलिए 19 नंबर का आता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था। आपके ऑप्शन है ए रामकृष्ण वर्मा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी है मजरूल हक और डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो 19 का जो है ए ऑप्शन आपका मतलब रामकृष्ण वर्मा के द्वारा जो है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। ए जर्मनी, बी है लंदन में, सी है फ्रांस में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सबसे सुंदर, सटीक और सही आंसर है ये है जर्मनी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीति जो होती है मुख्य रूप से वो धर्म पर आधारित होती है। धार्मिक आधार पर ही तो सांप्रदायिकता फैलाई जा सकती है, सांप्रदायिक आधार पर राजनीति किया जा सकता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, मतलब 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर का रहा है कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसकी वर्चस्व रहा। मतलब किसका जो है 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में किसका वर्चस्व रहा। ए है सवर्णों का, बी है निम्न जाति का, सी है अनुसूचित जाति का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 देखिए अभी भी निम्न जाति का, अब तो खैर थोड़ा स्थिति ठीक है लेकिन पहले बहुत दयनीय स्थिति थी। तो ये आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। अनुसूचित जाति ये वही है अनुसूचित जाति, तो ये भी नहीं होगा। और सवर्णों का जो है बहुत ही बोलबाला था भारतीय राजनीति में। 1967 के बाद कुछ धीरे धीरे राहत मिली और आज तो खैर बहुत राहत मिला हुआ है, सभी लोग आज सक्रिय हैं भारतीय राजनीति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है। आपके ऑप्शन सही है ज्योतिबा फुले, बी है महात्मा गांधी, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो समाज सुधार आंदोलन में 23 नंबर देखिए ज्योतिबा फुले जी तो हैं ही और महात्मा गांधी समाज सुधार में इनका योगदान कितना है वो तो आप जानते ही होंगे। भीमराव अंबेडकर ये भी, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। किसमें, भारत में संघ और राज्य के बीच जो है अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। संघ सूची में, राज्य सूची में, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची डी है इनमें से कोई नहीं। तो
ये जो है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपका सही ऑप्शन होगा। मतलब 24 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। 25 कह रहा है कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। संघवाद के बारे में पूछा जा रहा है कि संघवाद जो है लोकतंत्र के अनुकूल है। आपके ऑप्शंस है ए, संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार को सीमित करती है। बी, संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएगी। सी कह रहा है कि सही सभी गलत हैं और डी कह रहा है कि सभी सही हैं। 25 नंबर देखिए, इसका जो आपका सबसे सही आंसर है बी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये वैसे भी गलत हो जाएगा, ए गलत होगा तो सभी गलत है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और डी जो है सभी सही है, ये भी गलत। देखिए ए कैसे गलत है, कह रहा है कि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार को सीमित करती है, ऐसा नहीं है। तो 25 का जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी। ये जो है वेस्ट इंडीज के बारे में पूछ रहा है कि किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई। आपके ऑप्शंस हैं ए 1950 ईस्वी, बी है 1958 ईस्वी, सी 1962 ईस्वी और डी है 1968 ईस्वी। तो वेस्ट इंडीज में जो है किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी, 26 नंबर। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, मतलब 1958 ईस्वी में की गई थी। 27 देख लेते हैं, 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और डी है उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो देख लीजिए, आप लोग तो इससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। आप भी चाहें तो एक दल बना सकते हैं, मैं भी चाहूँ तो एक दल बना सकते हैं, कोई भी एरू गैरू नत्थु गैरू कोई भी दल बना सकता है। भारत में क्या है, हजारों दल हैं। जितना महागठबंधन आप कर लो, सरकार बना लो, महागठबंधन कर लो, आपकी सरकार बन जाएगी। चाहे आपके पास 1 सीट हो, 2 सीट हो, 1000 सीट हो, क्या फ़र्क पड़ा है। तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था में रहती है, बहुदलीय। एक दलीय व्यवस्था में क्या होगा, जब एक ही दल रहेगा तो फिर गठबंधन कैसे बनेगी, सिर्फ 2 दल रहेगा तो एक तो या तो अपोजिशन होगा, एक पोजीशन होगा। तो बहुदलीय, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। जो नेता होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं कि भैया 2 सीट मेरा, 2 सीट आपका, 4 सीट उसका, सब लोग मिल लो। जनता तो मूर्ख वैसे बनते रहेंगे। बेरोजगारी का देख रहे हैं आप लोग, जो अभी वर्तमान स्थिति है कितनी जटिल स्थिति है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये दल जो लोग खेलता है तो ये दल होते होते लोग दल में चले जाता है और उसका लॉस सिर्फ जनता को होता है। 28 नंबर कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुई थी। ए, सांसदों एवं विधायकों पर किस पर लागू होता है, सो पूछा जा रहा है। बी है राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर क्यों लागू होगा भाई, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त में से सभी पर। 28 नंबर इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा। सांसद एवं विधायक ही तो दल बदलेंगे, राष्ट्रपति थोड़ी ना दल बदलेंगे, उपराष्ट्रपति थोड़ी ना दल बदलेंगे, है कि नहीं। चलिए 29 नंबर देखते हैं। ये 28 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये सिर्फ सांसद और विधायक ही दल खेलते हैं, फला कभी कूद के इधर में, कभी कूद के उधर दल में चले जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन पूछ रहा है कि जनता दल ये पार्टी का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1992, बी 1999, सी 2000 ईस्वी में और डी है 2004 ईस्वी में। तो 29 का जो है आपका सबसे सटीक, सुंदर और सही जो आंसर होगा वो बी होगा, 1999 ईस्वी में। 29 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है।
तानाशाही व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में और इनमें से कोई नहीं। किस व्यवस्था में चुनाव के बारे में पूछ रहा है, एकदम टाइम पे, सटीक टाइम पे हो जाएगा। दुनिया में कुछ भी हो, कोरोना क्यों नहीं आ जाए, लेकिन उनको चुनाव की फिक्र होती है और बाकी किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती। तो ये किस व्यवस्था में होता है, ये जो है आपका लोकतांत्रिक। तानाशाही में क्या चुनाव होगा, वो जो तानाशाही वो तो है ही, गैर लोकतांत्रिक जो है वो भी बात बराबर है। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ भाई कुछ हो न हो, लेकिन चुनाव बिल्कुल समय पर हमारे नेताजी चुन करके, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, संसद भवन हो, कहीं भी हो, वो एकदम टाइम पे जाएंगे। उनको टाइम पे चुनाव हो जाना चाहिए और देश में कुछ ना हो उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव टाइम पे होंगे। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम भी तो लोकतंत्र में रहते हैं ना, तो हम लोग को ये तो भुगतना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है लोकतंत्र होता है जनता के प्रति क्या होता है, अनुत्तरदायी होता है, गैर जवाबदेह होता है, सी उत्तरदायी होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर अनुत्तरदायी होता तो हम लोग लोकतंत्र चुनते ही क्यों, गैर जवाबदेह होगा फिर भी लोकतंत्र क्यों चुनेंगे। उत्तरदायी होता है, चलिए पढ़ने में अच्छा लगता है कि लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 31 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ए है यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं मानती है, कथन सही है, सही पूछ रहा है। धर्म के आधार पर यह भेदभाव नहीं की मनाही करती है। बी कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी कह रहा है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। और डी कह रहा है कि महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। कौन सा कथन सही पूछ रहा है आपको, इस चार में कोई एक सही है जिसका आपको आंसर देना है। तो देख लीजिए, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। क्या हमारे देश में महिला मतदान नहीं कर सकती है, कर सकती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, बिल्कुल आज़ादी, आपको जो मन चाहे वो धर्म अपना सकते हो। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है। हम क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में निवास करते हैं, भारत एक क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ किसी पे भी किसी भी तरह का दबाव नहीं है, आप स्वतंत्र है, जो धर्म चाहे वो मान सकते हैं, उस धर्म का बन सकते हैं, वो धर्म अपना सकते हैं। ये ऑप्शन ही सही होगा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल भेदभाव की मनाही करता है और होना भी चाहिए। धर्म के आधार पर किसी को बांटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है। कौन सा, जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध पूछ रहा है। ए घाना से, बी इराक से, सी चिली से और डी है जर्मनी से। 33 मतलब 33 नंबर का जो है चिली से जो है जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध चिली से आपका 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का रहा है कि मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने। कौन मोरालोज, नाम थोड़ा आप लोगों से हटके, आप लोग क्या रखते हैं, ललुआ, बबुआ, उमेश, सुरेश, राजेश, महेश, है कि नहीं। और यहाँ है मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, मोरालोज नाम है प्रधानमंत्री का। ये हैं कहाँ के, आपके ऑप्शन से, ए घाना के, बी है नेपाल के, सी है म्यांमार के और डी है बोलीविया के। 34 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब बोलीविया के मोरालोज जो है बोलीविया के प्रधानमंत्री बने। तो याद रखिएगा 34 का जो आपका डी ऑप्शन सही होगा। 35 कह रहा है कि श्रीलंका में संघर्ष है। किस टाइप का संघर्ष है, किस किस के बीच, आपके ऑप्शन ए हैं लिट्टे एवं सरकार के बीच, बी है उल्फा एवं सरकार के बीच, सी है नक्सली एवं सरकार के बीच और डी है उल्फा एवं लिट्टे के बीच। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है लिट्टे एवं सरकार के बीच। चलिए देख लेते हैं 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, हमारा जो भारत में आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी है, पूंजीवादी है और मिश्रित है। तो हमारे देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो विकसित देश होते हैं वहाँ है, समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारे देश में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखेंगे इसको। 36 का जो आपका सी ऑप्शन सही होगा, इसे भूलेंगे नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
कह रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए सेवा क्षेत्र को, बी कृषि क्षेत्र को, सी है औद्योगिक क्षेत्र को और डी है सभी गलत हैं। तो सभी गलत हैं इसमें, तो ये तो सभी गलत वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेवा क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं माना जाता, औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं माना जाता है, कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। तो 37 का जो है आपका बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग के बारे में पूछ रहा है। 18 मार्च 1950 ईस्वी को, बी 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, सी है 15 अक्टूबर 1951 को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आपका सही ऑप्शन होगा ये 18 मार्च 1950 ईस्वी को ही भारत में, मतलब हमारे देश भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 39 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ था। 1800 ईस्वी में, 1868 में, बी सी है 1928 में, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो आपका 1868 ईस्वी में किया गया था। चलिए 39 के बाद 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं। कौन सा मापना है, राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र का आय मापना है। कौन सी विधियां हैं, ए आय विधि, बी उत्पादन विधि, सी है व्यय विधि और डी है उपयुक्त सभी। 40 एक राष्ट्र का आय मापना है तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि ये सभी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आपके बिहार बोर्ड 10th परीक्षा की दृष्टि से, मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से, जो बोर्ड परीक्षा होता है मैट्रिक का, उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 40 और 41 नंबर प्रश्न। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे। 41 का आय और उपभोग का अंतर जो है क्या कहलाता है, बचत कहलाता है, विनियोग कहलाता है, उपभोग की प्रवृत्ति कहलाती है और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और आपके जो मित्र हैं जो मैट्रिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा मैट्रिक का देने वाले हैं उनको निश्चित रूप से शेयर करेंगे। नहीं तो आप उन्हें बता सकते हैं फ़ोन करके कि सर देखो यहाँ जो है एक सर पढ़ाते हैं, लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान नाम से यूट्यूब पर सर्च करो, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव का जो 50% आपको 10th एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सभी सब्जेक्ट में, मतलब सभी सब्जेक्ट में आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव आता है। आपको प्रश्न पूछे जाते हैं 100 ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको जवाब देना होता है 50 का और आपको मार्क्स भी 50 ही मिलते हैं और 50 जो रेस्ट बच जाता है बाकी उसका आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैं हूँ, मेरे पास ऐसा मिसाइल है। अगर आप ये 2 महीना हमारे साथ टाइम मतलब देते हैं, ज़्यादा नहीं, हम 2 घंटा टाइम लेंगे रोज़ आपका, तो आपको ये जो 50% मार्क्स है ऑब्जेक्टिव का ये निश्चित रूप से आप लोगों का कवर हो जाएगा। रहा सब्जेक्टिव की बात, सब्जेक्टिव के लिए आपको जो सर पढ़ाए हैं, आपने जो 1 साल पढ़ा है या आपके पास जो बुक है, जो गाइड हैं, उसका आप रिवीजन करिए बहुत अच्छी तरीके से, बार बार पढ़िए। एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़िए, रीडिंग दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। वो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और आप उसे वहाँ लिख के आएंगे अच्छे से और आपको अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ पाते हैं, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है और आपको वो टॉपिक अच्छे से समझना है क्योंकि आपका परीक्षा है। देखिए जो चीज़ आपने नहीं पढ़ा बहुत हार्ड है और कम इम्पोर्टेंट है तो आप नया चीज़ पढ़िए भी नहीं। जो आपने पढ़ लिया है अगर वो आपको समझ में आता है तो उसे 2-3 बार पढ़ लीजिए। अगर उससे प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं, ये नहीं कि नया पढ़ने के चक्कर में, नया तो छूटेगा ही,
और जो आप पहले से पढ़ लिए हैं अभी रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भी छूट जाएगा। तो आप जो है क्या करेंगे, पहले जो पढ़ चुके हैं उसका इस तरह से रिवीजन करिए 2-3 बार कि उससे प्रश्न आएगा तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहेंगे, आपसे छूटेगा नहीं, है कि नहीं। तो वो आप करेंगे ही। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं हूँ ही। अगर आप मेरे पास साथ 2 घंटे रोज़ टाइम देते, देखिए सुबह में 2 वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए और शाम को 2 वीडियो आएगा। तो सुबह में भी आप फ्री रहते हैं और शाम में भी आप फ्री रहते हैं, तो क्या करेंगे, सुबह में 2 वीडियो देख लेंगे। 2 वीडियो मुश्किल से 1 घंटा सवा घंटा का होगा और 2 शाम को देखेंगे। और ये इस तरह से देखते जाएंगे। जो मैथ होता है, साइंस होता है, जो चीज़ें समझाने की होती है मैं समझा भी देता हूँ डिटेल में, जो नहीं समझाने की होती है नहीं समझाता हूँ। अब देखिए ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने का तरीका जो है उसे स्मार्ट तरीका बोलते हैं। स्मार्ट तरीका से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो हम जो है लेंदी प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। अगर आप लोग को लेंदी प्रोसेस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं लेंदी प्रोसेस भी समझाऊंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव, देखिए 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको 50 का आंसर देना है और 50 क्वेश्चन के लिए जब आप 50 का आंसर देंगे तो आपको नंबर 50 मिलेगा। सोचिए आप एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर के लिए 1 नंबर। अगर मैं लेंदी में जाऊंगा, आप एग्जाम में सोल्व करने में अगर एक क्वेश्चन को, मैथ्स को या साइंस को 2 मिनट का टाइम लगाते हैं तो एक क्वेश्चन में ही आपका 2 घंटा खत्म। 100 क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे उसी में 2 घंटा खत्म, तो आपका तो टाइम मतलब बर्बाद हो जाएगा। फिर आप सब्जेक्टिव का सोल्व करेंगे तो आप 1 घंटा मैक्सिमम रखिए कि 1 घंटा में आप 50 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और बाकी टाइम सब्जेक्टिव पे देंगे। उसको आप अच्छे से बढ़िया से विस्तार से लिखिए, जो जितना नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखिए। तो मैं यही समझाऊंगा आप लोगों को। अब परीक्षा का समय आ गया है, नज़दीक है, तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा दिन मेहनत करिए, सोइए नहीं। जो सोएगा वो खोएगा और जो पाएगा वो, जो जागेगा वो पाएगा। और आप हमारे बच्चे हैं तो आप तो निश्चित रूप से जागेंगे। मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जागिए, यही आपके जागने का वक्त है। बस 2 महीने का टाइम है, इसमें आप जाग गए ना, फिर आप पूरे ज़िंदगी भर आपको सोने को मिलेगा। अगर ये 2 महीना नहीं जागे तो फिर आपको इतना टेंशन होगा, इतनी दुख होगी कि आप पूरी ज़िंदगी भर आप सो नहीं पाएंगे। इसीलिए जो 2 महीना जागेगा वो पूरी ज़िंदगी सोएगा, जो नहीं जागेगा उसके बारे में तो आप समझ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। आजकल तो आप लोग यो फेसबुक व्हाट्सएप पे होते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे तो एकदम ज्ञान का भंडारा चलता रहता है कि नहीं। वहाँ तो ज्ञान यूँ प्रवाह होती रहती है समुद्र गंगा की तरह, आप उसमें तो नहाते ही रहते हैं, तो आपके पास तो ज्ञान है ही। तो कितना भी ज्ञान है मैं आपके लिए हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा है कि बाबू कितना भी आपको ज्ञान मिले, लेकिन ये जो परीक्षा में नंबर नहीं मिलता है ना, तो सब ज्ञान हवाई हो जाता है, ठीक। तो इसलिए आपको ये चीज़ करना है, दोस्तों में भी शेयर करना है, खुद भी देखना है, खुद भी सीखना है और वीडियो लाइक तो करना ही आपको। आप लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।